नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। आज बात करेंगे दुनिया के दो सबसे ताकतवर लीडर्स की, जिनके बीच में 90 मिनट तक बातचीत हुई है फोन पर। ये लीडर्स कौन है, सबसे पहले वो मैं आपको बता देती हूं। तो ये लीडर्स है डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनके बीच में 90 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई है। लेकिन मुद्दा यूक्रेन नहीं बल्कि ईरान था। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को वो चेतावनी दे दी है जिससे पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लग गई है। जानकारी मिली कि ट्रंप जब ईरान पर कड़े तेवर दिखा रहे थे, तब पुतिन ने बीच में ही उन्हें रोक दिया। रूसी राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि अगर ईरान पर किसी भी तरह के ग्राउंड ऑपरेशन की कोशिश हुई तो रूस मूक दर्शक बन करके नहीं बैठने वाला है। पुतिन ने ट्रंप को क्या चेतावनियां दी हैं, चलिए आपको वो बता देते हैं। कहा यह गया पुतिन और ट्रंप के फोन पर 1.5 घंटे की बातचीत को लेकर के, ये सोर्स आपको बता रहे हैं न्यूज वीक टेस्ट। और पुतिन ने ईरान को लेकर के ट्रंप को बड़ी चेतावनी दी। ईरान युद्ध फिर से शुरू हुआ तो विनाशक परिणाम होंगे। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के गंभीर नतीजे होंगे, ये रूस की तरफ से कहा गया। ईरान पर फिर हमलों से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को खतरा भी पैदा होगा। पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव की चेतावनी थी। ट्रंप को पुतिन की चेतावनी से साफ है कि ईरान की जमीन को छूना अमेरिका के लिए आग से खेलने जैसा होगा। पुतिन आखिर ईरान का बचाव क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह है वो सुरक्षा कवच जो रूस ने ईरान के चारों तरफ बुन दिया है। दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते ने रूस को ईरान का सबसे बड़ा मददगार बना दिया है। इसकी वजह ईरान रूस का परमाणु रिश्ता है। दरअसल बूशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसकी स्थापना साल 1995 में ईरान ने रूस के साथ मिलकर के की, समझौता किया गया। रूस की कंपनी रोसाटम ने पूरा किया प्लांट का निर्माण और साल 2011 में ऑपरेशनल हो गया था ये 1000 मेगावाट का पहला रिएक्टर। इसके साथ ही रूसी कंपनी रोसाटम के एक्सपर्ट्स इसे चलाते हैं। प्लांट का कामकाज और प्लांट का ऑपरेशन उनकी तरफ से संभाला जाता है। इसके साथ साथ फ्यूल सप्लाई भी रूस की मजबूत भूमिका नजर आती है। प्लांट के लिए रूस सप्लाई करता है 4.5% तक एनरिच्ड यूरेनियम। रूस ईंधन सप्लाई करता है और वापस अपने साथ इस्तेमाल हो चुका फ्यूल ले जाता है। बूशेहर प्लांट के दूसरे और तीसरे रिएक्टर के निर्माण में भी रोसाटम का महत्वपूर्ण स्थान है। यही कर रही है दूसरा तीसरे चरण का निर्माण। प्लांट से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ईरान के लाखों घरों और उद्योगों को सप्लाई होती है बिजली। इस वजह से उनके रिश्ते पहले से अच्छे हैं। रूस अब न केवल ईरान को डिफेंस सिस्टम दे चुका है, बल्कि परमाणु प्रोजेक्ट्स में भी उसके कदम से कदम मिला करके चलते हुए नजर आ रहा है। ट्रंप की रणनीति ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने और आर्थिक रूप से तोड़ने की है। लेकिन पुतिन ने ट्रंप के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रख दिया है, ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम रूस ले जाने का। लेकिन साथ ही यह भी दो टूक कह दिया है कि सैन्य कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन कैसे आसान नहीं है, जरा वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके पीछे की वजह सबसे भौगोलिक और सैन्य है। ईरान की सेना गुरिल्ला युद्ध में माहिर है और सालों तक ये जमीनी ऑपरेशन चलाने में सक्षम है। सेना को गोला बारूद की सप्लाई सबसे बड़ी चुनौती होगी और इसके साथ साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, सो अलग। इसके साथ ही IRGC से जंग अनुशासित और विचारधारा से IRGC प्रेरित है। पारंपरिक जंग की जगह गुरिल्ला युद्ध के लिए ये तत्पर रहते हैं। प्रॉक्सी संगठन ईरान की सबसे बड़ी ताकत। अमेरिकी बेस पर हमले इसकी वजह से बढ़ सकते हैं और वैश्विक स्तर पर यह युद्ध फैल सकता है। इसके बाद आती है एक और वजह कि राजनीतिक और घरेलू मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी। अमेरिकी लोग जमीनी जंग बिल्कुल नहीं चाहते। ट्रंप प्रशासन पर इसकी वजह से सियासी दबाव बढ़ सकता है और अभी भी बढ़ा हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन अब ईरान के लिए वो सुरक्षा दीवार बन चुके हैं जिसे गिराना ट्रंप के लिए नामुमकिन होगा। क्या ट्रंप पुतिन की इस चेतावनी को मानेंगे या फिर मिडिल ईस्ट में एक महायुद्ध छिड़ने वाला है? पुतिन और ट्रंप की ये बातचीत शांति लाएगी या तबाही? आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। ट्रंप पुतिन की 1.5 घंटे तक फोन टॉक, ईरान रॉक। पुतिन को नहीं ट्रस्ट, पूरी दुनिया ट्रंप से ट्रस्ट। सुपर पावर्स में टक्कर,
युद्ध होगा भयंकर। पुतिन का थ्रेट ट्रंप की बातों में नहीं गई। यूएस का ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन, पुतिन करेंगे ध्वस्त। रूस के सुरक्षा कवच में ईरान, भेद पाना नहीं आसान। ईरान उठाएगा कदम, रूस को सौंपेगा यूरेनियम। और आज का सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर ईरान में अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो क्या रूस खुलकर के जंग के मैदान में उतर सकता है। अब देखिए, इसके पहले जो विदेश मंत्री है ईरान के अब्बास अरागची, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन यानी कि रशिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी जब वो 3 देश के दौरे पर थे। इसके तुरंत बाद अमेरिका और रशिया के बीच में बातचीत हुई है और ये माना जा रहा है, जो सोर्सेस कहते हैं कि अमेरिका को चेताया गया है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन करने के बारे में कतई ना सोचे और अगर उसने ऐसा किया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। अब ये चुप नहीं बैठेगा, क्या रणनीति है उनकी, क्या स्ट्रेटजी है उनकी, क्या वो खुल करके ईरान के साथ इस जंग में हिस्सा लेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रक्षा विशेषज्ञ, विंग कमांडर आलोक सहाय, रक्षा विशेषज्ञ, विनय शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार हैं, रूस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अहमद मस्ती खान, वरिष्ठ पत्रकार है, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय जी, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि ये 1.5 घंटे की बातचीत में और क्या कुछ हुआ होगा। देखिए, 1.5 घंटे की बातचीत में एक तो पुतिन ने वो कहा कि ईरान सिग्नेटरी है एनपीटी का और उसको हक है यूरेनियम का शांतिपूर्ण उसमें यूज करने का। तो अगर ये इसको मानना पड़ेगा अमेरिका को, क्योंकि अगर ये नहीं मानते हैं तो ये पूरी जो व्यवस्था बनाई गई है एनपीटी की, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की, वो ये सारी व्यवस्था टूट जाएगी बुरी तरह से। क्योंकि एक तरह से क्योंकि ये जो 5 कंट्री है जो सिक्योरिटी काउंसिल के, वो उनके गारंटर हैं, वो मतलब वो तो इसलिए जो है, एक तो ये मानना पड़ेगा कि ईरान को हक है जी उसका एनरिचमेंट का। दूसरा ये कहा है कि जहां तक सवाल यूक्रेन के मतलब के इस सिचुएशन को सुधारने के लिए, तो रूस जो है, जो पुराना जो JCPO एग्रीमेंट था, वो उसके अंतर्गत ईरान जो है वो रूस को देने वाला था अपने कुछ जो एनरिच्ड यूरेनियम था रखने के लिए। तो पुतिन ने कहा कि नई चीज नहीं है और पुरानी है, वापस आइए। पर सवाल ये है कि अमेरिका जो ये कह चुका कि हमने खत्म कर दिया है ईरान को और सब कुछ ठीक है, हम जीत गए हैं, तो उस सिलसिले में जो है अमेरिका को कुछ अपना रास्ता जो है निकालना है। तो पुतिन ने कहा है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं इसमें, पर इसके युद्ध की जो युद्ध विराम जो आपने घोषित किया है, अच्छा किया है और इसको जारी रखना चाहिए, फिर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत ही भयानक परिणाम होंगे पूरे रीजन के लिए। इसलिए जो है वो अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह जो है राष्ट्रपति ट्रंप अपनी मतलब उनके जो आपने बयान देखे होंगे जो कल इस बातचीत के बारे में कहा है, तो उन्होंने मजाक किया है एक तरह से कि पुतिन का बहुत वो हल्के उस पे है। पर सिचुएशन इतनी आसान नहीं है और जहां तक लगता है कि रूस और चीन जो है अपने जो कार्रवाई है उसका तालमेल करेंगे। तो ये काफी बड़ा जो है एक ट्रंप के खिलाफ वो मोर्चा है और जिसमें ईरान जो है मुख्य उनका मोहरा है। ठीक है। अहमद मस्ती खान जी, अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है? 1.5 घंटे की वार्तालाप
और 1.5 घंटे की वार्तालाप में क्या अमेरिका ये मान गया होगा जो कुछ रशिया की तरफ से कहा गया है कि अगर आप उतरे, पहले तो उतरिएगा मत, सोचिएगा मत, और अगर आप उतरे तो फिर आपको भयंकर परिणाम भुगतने होंगे? अमेरिका ने इतनी आसानी से तो नहीं सुना होगा सब कुछ। जी नमस्कार, आपका शुक्रिया। देखें, रूसी जुबान में कहते हैं तवारिश खराशो, यानी कॉमरेड वेरी गुड। तो ये जो पुतिन साहब ने कहा, हम देख रहे हैं ईरानी अवाम कितनी बहादुरी से अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए लड़ रहे हैं। जब इनकी मुलाकात हुई 27 अप्रैल को सेंट पीटर्सबर्ग में अरागची साहब के साथ, तो उस टाइम पुतिन साहब ने ये कहा और उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि हम रूस आपके साथ भरपूर तौर पर खड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, रूस के तरफ से एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। ऐसे कि युद्ध के दौरान कोई एक मुल्क ईरान के साथ इस तरह का सॉलिडारिटी बताए, ये देखें बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और रूस जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क है दुनिया का, क्योंकि उसके पास तकरीबन इतने ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं जितने कि अमेरिका के पास है। जी। चाइना बहुत बल्कि पीछे ज्यादा है। है। रशिया को लेकर जी की रिपोर्ट हाँ, कहती है कि ज्यादा है। जी हाँ, यानी कुछ ज्यादा है एक्चुअली। और जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, देखें अमेरिका के जो ये सेक्रेटरी वॉर हैं, इनकी कल यहाँ पेशी थी आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में, यहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। इनका जो सब में इम्पोर्टेंट कमेटी है वो आर्म्ड सर्विसेज कमेटी है, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है इनकी आर्मी का बजट बहुत बड़ा बजट है अमेरिका के। तो ये आए थे मौसूफ वहाँ पे बात करने कि हमारी जो बजट है इस साल की 1.45 ट्रिलियन डॉलर किया जाए, और ईरान को में जंग में हम हैं तो हमें इतने पैसे की ज़रूरत है। तो वहाँ पर जितने भी कांग्रेसमैन ज़्यादातर थे, उन्होंने इनकी काफ़ी दुर्गत लगाई उस हेयरिंग में। उसमें इनकी काफ़ी बेइज्जती की गई, उनसे यहाँ तक भी कहा गया कि आपको कोई शर्म नहीं है, इतना तक भी कांग्रेसमैन ने इनसे कहा। और उनसे ये पूछा गया कि जो इनके चीफ ऑफ स्टाफ थे फौज के, रैंडी जॉर्ज, उसके लिए यहाँ अमेरिका में वो बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम जनरल माने जाते थे। उसके कोई 42 साल सर्विस थी अमेरिकन फौज में। दोनों तरफ, दोनों पार्टियों के लोग जो है उसको पसंद करते थे। लेकिन पीट हेक्सेथ साहब ने ये भी उठाया गया कांग्रेस में कि आपने उसको एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए फारिग किया। और जो आर्मी सेक्रेटरी थे डैन ड्रिस्कॉल, वो उनको बहुत पसंद करते थे, रैंडी जॉर्ज को। वो छुट्टी पे थे, उसको जो है बताया भी नहीं गया था। जब उसको पता लगा तो वो डायरेक्ट छुट्टी से उनके घर पहुंचे और उनको गले लगाया, अपने फैमिली के साथ गए। तो यानी अमेरिका में जिस तरीके से पीट हेक्सेथ चला रहा है, देखें। और मैं एक चीज कहूँ, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है ना, जो टीवी पे जो भी देखते हैं उससे बहुत जल्दी ये मुतासिर होते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि पीट हेक्सेथ कुछ ज्यादा दिन चलेगा, इसके कुछ आखिरी दिन आ गए हैं। तो वैसे भी महाभियोग चल रहा है, महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। ऐसे में पीट हेक्सेथ तो कभी भी कुर्सी से ये कह करके मेजर जनरल अनुज माथुर जी हटाया जा सकता है कि सारा कुछ जो हुआ विवाद की जड़ यही है, क्योंकि अब किसी तरीके से युद्ध से तो बाहर आना है। लेकिन ये जो दो प्रमुख राष्ट्रों के बीच में, राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातचीत हुई है, इससे क्या दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर फिर से एक बार बदलेगा कि ईरान के साथ अगर रशिया जाकर के खड़ा हो गया है तो रशिया उसे वो मजबूती और वो बल प्रदान करेगा जो कि ईरान मान करके चल रहा है? जय हिंद मीनाक्षी। देखिए, ये वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा नहीं। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो पहले से है। आप देखिए, जब से यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ईरान लगातार रूस की मदद कर रहा है हर प्रकार से, चाहे वो ड्रोन्स का सप्लाई हो, चाहे कुछ हो, चाहे कुछ हो। ये पहले भी एक बार मैंने कहा था, इस शब्द का प्रयोग किया था, क्रिंक। चाइना, रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, इनका अलाइनमेंट जो है पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है। और ये एक बहुत मजबूत, मुझे लगता है एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन करने वाला एक अलाइनमेंट है। और ये कोई नई बात नहीं हुई है। अब प्रश्न उठता है कि आज जो परिस्थिति मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में बनी हुई है, आज वो परिस्थिति इस प्रकार की है कि एक गलत कदम किसी का भी, चाहे वो रूस हो, चीन हो, अमेरिका हो, रशिया हो, कोई भी एक गलत कदम विश्व को
वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर ढकेल सकता है। ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये जो इलाका है पश्चिम एशिया का, इसमें जो जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर हो रहा है। आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, हर प्रकार से पूरी दुनिया प्रभावित है इस पूरे इसके वजह से। और कारण बिल्कुल साफ है, और कारण यही है कि अमेरिका की निगाहें उस एक इंपॉर्टेंट जल मार्ग पे, या वो जगह जो कि दुनिया के एक सबसे ज्यादा संसाधन संपन्न क्षेत्र, जिसको पश्चिम एशिया, आप देखें 20-25% वहां पर एनर्जी का प्रभाव होता है, और भी बहुत सारे वहां पर बिजनेसेस हैं। उसके अलावा एक यूएई, सऊदी अरब में जिस प्रकार की डेवलपमेंट हो रही है, वहां पर बनी पार्किंग के लिए पैसा, बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए वहां पर हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन संपन्न क्षेत्र है। और ईरान अपनी भू भौगोलिक स्थिति की वजह से वहां का एक सेंटर, अगर मैं यो कहूं तो है। इस वजह से अमेरिका का उद्देश्य था कि किसी प्रकार से इस यहां पर अपना कब्जा या अपना प्रभुत्व बना करके रखे। आप अगर वेस्ट एशिया की जो पिछले 50 साल का जो जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है, आप देखेंगे उसमें पूरे में हर जगह अमेरिका का प्रभुत्व है। उन्होंने 19-20 पता नहीं कितने बेसिस वहां पर बना करके रखे हुए हैं, और हर जगह पर वो अपना बंदा बैठा करके और वहां पर अपना काम करके काम करना चाहते हैं, ताकि अपना मकसद हासिल कर सकें। आज अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, मीनाक्षी, मैं आपको बता सकता हूं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत बड़े लेवल पर जो 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 पश्चिम एशिया से पेट्रो डॉलर से उसको फीड मिल रहा है, उसके ऊपर आधारित है। आज अगर पश्चिम एशिया में अमेरिका की परिस्थिति कमजोर होती है, तो मुझे लगता है बहुत जबरदस्त उस पर असर होगा। और न केवल उस पर असर होगा, बल्कि क्योंकि डॉलर एक पूरी यूनिवर्सल करेंसी के रूप में उभर करके सामने आया है, तो पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी अगर यहाँ पर कोई बहुत बड़ा बात हुई। और ये बात जी डोनाल्ड ट्रंप भी समझता है, ठीक है, अमेरिका भी समझता है। एक बिल्कुल। चीज और मैं बताना जी चाहता जी हूं कि अमेरिका को अब जो लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि उनको फिजिकल लड़ाई करने से कहीं ज्यादा बेहतर और कहीं ज्यादा इफेक्टिव और चीपर ऑप्शन सोल्यूशन मिल गया है कि आप वहां पर उसको कंट्रोल ब्लॉकेड लगा करके रखें। आप जितने देर ब्लॉकेड लगा के रखेंगे, उतना ईरान के ऊपर आर्थिक रूप से जबरदस्त बिल्कुल दबाव पड़ेगा। दबाव आप इस पड़ेगा। बात को कई उसको, हाँ। और एक, क्योंकि वहां क्या है कि उनकी जो 65 to 75% जो उनकी आयात की इनकम है, वो तेल और गैस से आ रही है। अगर तेल और गैस बाहर नहीं जा पाएगा, तो आप सोच सकते हैं मीनाक्षी किस प्रकार का दबाव पड़ सकता है। यही वजह है कि बहुत हेक्टिव मनूवर्स हो रहे हैं, और कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकाला जाने की संभावना है, बिल्कुल। कोशिश की जा रही है। लेफ्टिनेंट आप जनरल देखें, जी भारत से बात करी उन्होंने, हाँ राज्य की जयशंकर से बात हुई है, कई बार उसकी भी बातचीत हुई। हाँ जी, लेफ्टिनेंट जनरल संजय सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी जब अब्बास अरागची रशिया की यात्रा पर थे, व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से व्लादिमीर पुतिन की ये बातचीत, यानी अब्बास अरागची का रशिया जाना एक तरीके से सफल साबित रहा। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी और पैनलिस्ट को भी। देखिएगा, ईरान आज की तारीख में जानता है कि ये जो एक तरीके से घेराबंदी कर रखी है स्टेट ऑफ होर्मुज में, उससे ईरान की आर्थिक स्थिति पे जबरदस्त असर पड़ा है। एक दूसरा, उसका जो तेल है उसको, वो तो तेल तो निकलेगा क्योंकि वेल्स है वहां पे, और खर्ग आइलैंड में जिस प्रकार से तकरीबन 30 मिलियन बैरल्स ऑफ तेल को जो इकट्ठा किया जा सकता है, तकरीबन 50 से कंटेनर में, वो सब भरे हुए हैं। अब तेल का उत्पादन तो हो रहा है, पर तेल का जो निर्यात है वो नहीं कर पा रहा है, और चीन जो तेल लेता था वो भी नहीं ले सक रहा है। और चीन के द्वारा या बाकी देशों के द्वारा जो सामग्री आती थी लॉजिस्टिक्स ईरान के लिए, वो भी नहीं आ पा रही। चाहे चीन के शंघाई से लेकर के तेहरान तक फ्रेट ट्रेन है, जहां से सामान आता जाता है, जिसमें 15 दिन लगते हैं। और अब पाकिस्तान से भी उन्होंने रास्ते खोले हैं जिससे कि ईरान के लिए सामान जा सके। ऐसी हालात में जरूर मैं ये कहूंगा कि ईरान भी अब हाथ पांव मारने लगा है। जिस प्रकार से पाकिस्तान में आना बार बार, और पाकिस्तान को बताना कि अमेरिका को इस तरह की खबर दो, ओमान जाना, ओमान के बाद रूस जाना, रूस में के साथ ट्रंप की बातचीत, ये साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं रूस को ईरान ने मदद दी। अब रूस ने भी ईरान की मदद की। एक इंटेलिजेंस
यानी एक्शनेबल इंटेलिजेंस दे करके जो भी नुकसान ईरान ने पहुंचाया, जो भी पलटवार ईरान ने किया, काबिल तारीफ, वो उसका काफी हद का श्रेय जो है वो रूस को जाता है और चीन को जाता है, जिस कारण से ईरान ने पलटवार किया। लेकिन अब सवाल ये है कि ईरान का मनोबल तो ऊंचा है, पर उस मनोबल को ऊंचा रखने के लिए ऊर्जा चाहिए। अब तक मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा था, मिडिल ईस्ट जो खाड़ी के देश है उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा था, इजराइल है वहां नुकसान पहुंचाया जा रहा था, अमेरिका के जो बेसिस है वहां नुकसान पहुंचाया जा रहा था। लेकिन अब जब वो नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा, क्योंकि सीज फायर का एक तरीके से माहौल है, अब कहीं ना कहीं ईरान के अंदर भी अब हलचल शुरू हो चुकी है और ईरान के जो नागरिक है वो भी सोचते हैं कि हम ईरान के झंडे के नीचे एक बहुत मुश्किल समय में इकट्ठे रहे। पर अब ये जो IRGC है या मुश्तबा खमानियाएं हैं, वो जो बीमार पड़े हैं वो भी नहीं दिख रहे हैं। IRGC ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। वाहिदी जो IRGC के कमांडर हैं, पहले टुर्क के कमांडर थे, वो पहले रक्षा मंत्री रह चुके हैं अहमदनेजाद के सरकार के नीचे, उसके बाद IRGC के नीचे वो इंटरनल सिक्योरिटी रहे हैं। उनका और कहीं ना कहीं पेजेस्किया हुआ, आरागाची हुआ, गबलब, वो इन सब के जो है कहीं ना कहीं अनबन साफ नजर आती है। उनको लगता है कि शायद ये ईरान का पक्ष जो नेगोशिएटिंग टेबल पर है वो नहीं रख पा रहे, जो ईरान की उनको लगता है, IRGC को लगता है कि बहुत ज्यादा काबिलियत है। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान को अब इस बात का एहसास होने लगा है या होना चाहिए कि ज्यादा लड़ाई खेलने से, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज वेपनाइज तो किया ईरान ने, कोई शक नहीं, उसका उनको फायदा हुआ, विश्व को नुकसान हुआ, भारत को भी उसका मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। लेकिन जिस प्रकार से घेराबंदी USA ने की है, उससे ज्यादा नुकसान अब ईरान का होगा। और इस ईरान के नुकसान के साथ साथ ईरान की जो प्रॉक्सीज है वो भी जबरदस्त मार खा रहे हैं। हिजबुल्लाह देखिएगा, लेबनान के अंदर तकरीबन 10% लेबनान हार चुका है, और वो अब भाग हारा है लेबनान में। जो हिजबुल्लाह का जो गढ़ है वो सारा सदर्न लेबनान गया, सदर्न बेरूत के ऊपर जबरदस्त बम्बार्डमेंट हो रही है। गाजा में देखो उनकी ये शर्तें तो तमाम थी सर, वो शर्तों को भी सीधे सीधे अमेरिका की तरफ से नकार दिया गया है। शर्तें तमाम थी। पहली शर्त ये कि हिजबुल्लाह पर हमले रोक दो, उसकी गारंटी दे दो, दोबारा हमला नहीं करोगे। दूसरी शर्त ये कि हॉर्मुज खोल दो। तीसरी, जब हम चरण की बातचीत में आएंगे तब जाकर के हम परमाणु कार्यक्रम पर बात करेंगे। अमेरिका की तरफ से इसे रिजेक्ट भी कर दिया गया था। लेकिन विंग कमांडर आलोक साय जी, ये हॉर्मुज पर जिस तरीके से अमेरिका कब्जा करके बैठा हुआ है, ये तो मुझे लगता है कि पश्चिमी एशियन कंट्रीज के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। अमेरिका का वहां तक आना, ये किसी को भी मुझे लगता है ना तो मंजूर होना चाहिए, और ना ही ये अमेरिका के लिहाज से तो बहुत अच्छा है, लेकिन पश्चिम एशिया के हिसाब से ये कतई अच्छा नहीं है। मीनाक्षी जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आपको याद होगा कि मैं आपके चैनल पे ही करीब 10 से 12 दिन पहले से ये बात बोलता आया हूं कि अमेरिका को कोई जरूरत नहीं है अब ग्राउंड ऑपरेशंस करने की ईरान में, कोई आवश्यकता नहीं है। अमेरिका को अच्छी तरह पता चल गया है कि इस ब्लॉकेड से वो क्या कर सकता है। इट हैज सच ए डेवास्टेटिंग इफेक्ट जो बमबारी करके अमेरिका को नहीं मिलेगा वहां पे। देखिए, आप ध्यान दीजिए कि पिछले कुछ दिनों से किस तरह से बैकडोर चैनल से चीन और रूस एक्टिव हुए हैं। आप और दूसरी तरफ जैसे ही हमें खबरें आई कि ईरान के पास 12 से 20 दिन से ज्यादा अब वहां तेल के कुएं उनको बंद करने पड़ेंगे। उसके बाद उनके पास टैंकर, फ्लोटिंग टैंकर्स में तेल रख करके सी में रखे जा रहे हैं। उसके बाद भी जगह नहीं है, उनके तेल के कुएं बंद होंगे तो फिर जल्दी उसको शुरू करने में बहुत बड़ी मुश्किलातें होंगी। यही नहीं, ईरान की आर्थिक व्यवस्था की क्या हालत हुई है। एक रियाल 1.8 मिलियन रियाल इज इक्वल टू $1 हो चुका है वहां। रुपए में अगर आप उसकी तुलना करें तो डेसिमल 0000 यानी 4 टाइम्स 0 72 रुपीज है एक रियाल। खाने के सामान नहीं मिल रहा है वहां पे। 68% इन्फ्लेशन बढ़ा है इधर मात्र 15 दिनों के अंदर में, और फूड आइटम्स में इन्फ्लेशन बढ़ा है 100%। पिछले 3 दिनों में उसमें भी 15% इन्फ्लेशन और बढ़ गया है। आम आदमी के पास अब वहां खाने के लिए सामान भी खरीदने के पैसे के लाले पड़ रहे हैं। मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। ये ब्लॉकेड जो है ये एटम बॉम्ब है। एक तरह से अमेरिका ने एटम बॉम्ब इस्तेमाल किया। इसीलिए आप देखिएगा कि IRGC का स्टेटमेंट आया था कि ये अमेरिकन ब्लॉकेड को मैं बमबारी मानूंगा और हमें मिलिटरली रिएक्ट करने का, इसका जवाब देने का अधिकार है। तो ये वही स्थिति है। आप यही नहीं, रूस ही नहीं प्रतिक्रिया दे रहा है,
चीन की भी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। मार्च एंड में 31 मार्च को और फिर 7 अप्रैल को उन्होंने 2 रेगुलेशन पास किए हैं कि चीनी सप्लाई चेन को जो देश या जो कंपनी भी बाधित करेगी, चीन को यह पावर होगा कि उस देश और उस कंपनी के लोगों की पूरी संपत्ति और कंपनी को बैन करे और उनकी संपत्तियों को जब्त कर ले। तो ये देखिए अब बहुत तेजी से एक्टिवेशन हो गया है इन लोगों का, रूस और चीन का। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो ब्लॉकेड है ये इतना पावरफुल है कि ये 10 दिन मैक्सिमम 10 से 12 दिन ये उथल पुथल हो जाएगा। या तो खुले मंच पर ये लोग विश्व शक्तियां आपस में सामने आ जाएंगी, या ईरान फिर आप रूस बिल्कुल और सही चीन कह के रहे दबाव हैं। में अगर आकर आज इंडिया के जी। हिसाब से टाइम को छोड़ दूं मैं, तो कल जब गुरुवार होगा अमेरिका में, तो सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ईरान में संभावित मिलिट्री एक्शन के नए प्लान पर एक ब्रीफिंग मिलने वाली है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। मैं इस पर चाहूंगी कि आप अहमद मसीह खान जी जरा ज्यादा जानकारी दीजिएगा कि सेंटकॉम कमांडर के साथ जो ये मीटिंग होने वाली है उसमें ये बताया जाएगा कि अगर हमें आगे ऑपरेशन करना है तो कैसे करना है, क्योंकि अमेरिका कह चुका है कि वो बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। हॉर्मुज के नाम पर वो वैसे भी बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान एक अच्छा नेगोशिएटर हमेशा से माना जाता है और वो अपनी बातों पर पीछे नहीं हटने वाला है। ये देखें, शुक्रिया आपका। ब्रैड कूपर जो सेंटकॉम के बने हैं, आपको जैसे कि मालूम है इनका नेवी का बैकग्राउंड है। तो इनके बनने से एक जो इलाके में एक असर पड़ा वो ये है कि इनसे पहले जो थे माइक कोरेला, वो फौजी थे और उन्होंने ही अमेरिका को जो है पाकिस्तान के तरफ धकेला। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारा बेहतरीन नौकर है। लेकिन ब्रैड कूपर का जो ज़्यादा फोकस है वो सी लेन्स, जैसे कि वो नेवी के हैं, उनका यही है कि भाई किसी तरीके से ये जो सी लेन्स वगैरह हैं जो नेवी के हवाले से, वो हमारा काम आगे बढ़ता रहे। तो ये इनका प्रायोरिटी है। इनका प्रायोरिटी कोई ग्राउंड इन्वेजन या जैसे कि दूसरे दोस्त ने फरमाया, वो इनके लगता है कि वो नहीं है, वरना ब्रैड कूपर जो है इतने इम्पोर्टेंट इस पूरे मामले में नहीं होते। दूसरी जानिब देखें, अमेरिका में इस किस्म से बहुत बड़ा सानिया हो है यहाँ पर कि अभी कुछ दिन पहले जो इनके नेवी सेक्रेटरी थे, जो इंतहाई अहम ओहदे पर है, उसको इन्होंने फारिग कर दिया। यानी आप एक जंग के अंदर हैं जो आपने खुद डिसाइड किया, और उसी जंग के दौरान आप जो हैं अपने जनरलों को फारिग कर रहे हैं, अपने सेक्रेटरी जो हैं उनको फारिग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर यह कहा गया, कल के दिन देखें, एक जो कैलिफोर्निया से हैं डेमोक्रेटिक मेंबर ऑफ कांग्रेस जॉन गैरामंडी, उन्होंने ये कहा कि ये जो भी जंग है ईरान का, हर हवाले से सियासी और मुआशी क़ियामत है। और ये है अमेरिका में ये, अगर ये एम्बार्गो, ये जो भी है एम्बार्गो इनका ज़्यादा रहता है वहाँ पर, तो अमेरिका के मईशत पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। और ईरान के लोग जो हैं वो तो शायद अपनी गरीबी में गुजारा भी कर लें, और ईरानी बहुत रिजाइलियंट हैं। लेकिन ये अमेरिकन जो हैं, अगर इनके तेल के कीमत थोड़े से ऊपर चले जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बेताब होते हैं। ये इस तेल की कीमत को कुछ ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ट्रंप को खाने के लिए आ जाएंगे। ये इनमें इतनी सब्र बर्दाश्त नहीं है, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया जी। विनय जी, एक बात और कि ये रशिया की तरफ से जो बार बार ऑफर दिया जा रहा है कि 440 किलोग्राम जो यूरेनियम है वो रशिया शिफ्ट करवा दिया जाए, लेकिन अमेरिका इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा। अमेरिका कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास ही सुरक्षित रहने वाला है, रशिया पर उन्हें इस बात को लेकर के कोई भरोसा नहीं है। तो ज़रा ये बताइएगा विनय जी कि इस पूरे मामले में जब फ़ोन पर बातचीत हुई है 1.5 घंटे, उसके बाद भी अमेरिका क्या मान जाएगा इस बात को लेकर के ठीक है रशिया के पास छोड़ देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है? देखिए, बात यह है कि वो जो 2015 में जो JCPOA हुआ था, जिसको ट्रंप ने 1918 में उसको अपनी तरफ से निकल गए थे वहां से, 2018 तो जी। उसके अंदर जो है इतना एक प्रावधान था कि वो रूस कंट्रोल करेगा इसके रशिया को, उसको ईरान के यूरेनियम को,
और उसको अगर जैसे जरूरत पड़ेगी तो सप्लाई रूस को करेगा, ईंधन उसके लिए, जो सिविल न्यूक्लियर उसके लिए। तो उस पर बातचीत उसी उसी मुद्दे पर बातचीत हो रही है। और ये अब देखिए, सवाल ये है कि ट्रम्प को इस टाइम यह है कि जब थूक कर चाटना पड़ रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा चलेंगे, थोड़ा मतलब थोड़ा शोषे करेंगे। पर लगता यह है कि धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी समय इसी दिशा में चलेगी, क्योंकि बात यह है कि ईरान तो का तो ठीक है, पर रूस का इजराइल के साथ भी काफी अच्छे संबंध हैं और वो डायरेक्टली बात कर रहे हैं। तो अगर क्योंकि इस मामले में अगर ईरान ने दे दी अपनी हामी भर दी, तो अब ये पुतिन को ये भी संभालना पड़ेगा, इजराइल को समझाना पड़ेगा कि इससे बेटर आज की तारीख में और कोई रास्ता नहीं है। तो अब देखते हैं कि ये अगर ये धीरे धीरे, क्योंकि वो जो पुराने जो JCPO था एग्रीमेंट, उसमें बहुत ईरान ने बहुत कुछ अपनी तरफ से दे दी थी। ये इसको इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के मॉनिटरिंग वगैरह की, मतलब बहुत ज्यादा है। पर अब ये है कि इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ईरान में भी एक प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई है कि वहां पर नए लोग आ गए हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं, हमें न्यूक्लियर बम बनाना पड़ेगा समय आने पर। तो अब इसलिए रूस के लिए भी काफी थोड़ी वो कठिनाई है, मुश्किलें बढ़ेंगी पर उससे। देखते हैं कि नई नेता उनके वहां क्या करते हैं फैसला। मेजर जनरल अनुज माथुर, जब हम हॉर्मुज के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, सेंटकॉम को लेकर के मीटिंग उन्होंने बुला ली है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उनसे पूरी ब्रीफिंग लेने वाले हैं ब्रैड कूपर से। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक अलग तैयारी करते हुए नजर आ रहा है कि हॉर्मुज नहीं तो हम आपको 6 रास्ते और सुझा रहे हैं। पाकिस्तान ऐसा कैसे कर सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नाराज कर दे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान को जिद छुड़वाना चाहता है कि आप हॉर्मुज की जिद छोड़ दीजिए, अमेरिका को दे दीजिए, हम आपको 6 रास्ते और दे रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, कितने भी 6 नहीं, अगर 600 रास्ते भी बाय रोड दे देंगे या ग्राउंड के ऊपर, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं मीनाक्षी कि एक सड़क मार्ग से कितना आप सामान पुश कर सकते हैं? 1 लाख बैरल जाता है एक टैंकर में। तो ये जो बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये बात हुई है, ये अमेरिका के एक सेनेटर ने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को बताया है, उनको बोला है कि जो आपका दोस्त बनता था वो आपकी पीठ में फिर थोड़ा भौंकला है, और वो जो फ्रेंड है आपका, वो चीन के साथ मिलकर के रूस को 6 रास्ते ग्राउंड के साथ आपके इस ब्लॉकेड को बाईपास करने के लिए बना करके दे रहा है। तो पाकिस्तान एक ऐसी अजीबोगरीब परिस्थिति में आकर के खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान को पता नहीं पड़ रहा है कि किस तरफ से क्या उनके ऊपर होना चाहिए। और शायद इसी तोफैल में आकर के उन्होंने 1-2 दिन पहले जाके अफगानिस्तान पे फिर हमले कर दिए। पाकिस्तान की परिस्थिति, ये बात हमको भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार का नेगोशिएशन, जब आप किसी इस प्रकार की कोई चीज को कर पाने में सक्षम नहीं है, उसमें पांव डालने का मतलब यही होता है। 1 महीने से आपने इस्लामाबाद को और रावलपिंडी को पूरा एक कर्फ्यू के उसके अंदर डाल के रखा हुआ है, और पूरा एंड रिजल्ट जो है वो ढाक के 3 पात, कुछ भी उनको नहीं मिला, और उनको हर तरफ से उनके ऊपर अब दबाव है। ईरान वो उनको एक शक की निगाह से देख रहा है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ है, क्योंकि ये बिल्डअप हुआ है सऊदी अरब में। आप मुझे बताएं कि आप एक मैकेनाइज्ड डिवीजन वहां ले जाकर के आपने रख दिया, और एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन वहां पे खड़ी कर दी। वो मक्खी मच्छर मारने के लिए या हूती से लड़ने के लिए नहीं गए वहां पर। वो सबको मालूम है कि वहां क्यों गए। ईरान इस चीज को देख रहा है और ये उनको पता पड़ रहा है। और उसके अलावा अब उन्होंने उससे बचने के लिए उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि हम आपको रास्ते दे रहे हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। उनको खुद नहीं पता था कि वो करना क्या चाह रहे हैं। उनका उद्देश्य ये था कि वो किसी तरह से अपनी जो एक टेररिस्ट और एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म की इमेज है, उससे बाहर निकल करके आए। अहमर भाई बताएंगे आपको कि किस प्रकार से पाकिस्तान अभी भी टेररिज्म का एपिसेंटर बना हुआ है, और जिस तरह से लोग वहां मारे जा रहे हैं वो तमाम टेररिस्ट ये वो हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू उनका ये था कि जिस प्रकार के, एक तो अमेरिका के वो गुलाम है, और दूसरा जिस प्रकार का
पैक्ट, नेटो लाइक पैक्ट उन्होंने सऊदी अरब से किया है, वो अगर ऐसी सिचुएशन बनी जी। कि सऊदी अरब और ईरान खुले युद्ध की सिचुएशन में आ गए, तो पाकिस्तान को वहां जाकर के ईरान के खिलाफ युद्ध करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए उन्होंने ये पूरा सारा ड्रामा किया, और उनको यहाँ से पैसे लेके वहां चुकाने हैं, वहां से लेके पैसे वहां चुकाने हैं। ओवरऑल पाकिस्तान का एकमात्र एम ये लेकिन था ईरान कि नहीं कहीं फंसेगा ना ना कहीं सर से उनकी इस चाल डॉलर में, ईरान इस चाल में फंसेगा नहीं। हमारी नहीं, पर आपको मैं बताऊं, ईरान देखिए एक बहुत ज्यादा पावरफुल, जो उनकी जो बहुत सिविलाइजेशनल कंट्री है, हजारों साल की सभ्यता है उनकी। ये कोई ईरान कोई अभी 10 दिन पहले पैदा नहीं हुआ है पाकिस्तान की तरह। ठीक। और पाकिस्तान 70 साल पहले बना है, और वो भी झूठ की बुनियाद पे, हाँ। फरेब की बुनियाद पे बना है। पाकिस्तान सिर्फ भगोड़ों का देश है, और जो पाकिस्तान का आज भूगोल आप देख रही हैं, उस भूगोल में से 80% लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। अंबर भाई बैठे हैं, ये नहीं रहना चाहते, खैबर पख्तूनख्वा नहीं रहना चाहता, गिलगित बाल्टिस्तान पीओजे के इन एनी केस हमारा है। तो ये पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का और ईरान का कोई मुकाबला करना भी मुझे लगता है कोई किसी तरीके से भी सही भी नहीं है। जी। और ईरान एक बहुत अलग किस्म अच्छा, का इस वक्त राष्ट्र है। बातचीत बड़ी हो रही है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत हो गई है। अब जापान के पीएम तकाइची उन्होंने बात कर ली है ईरान से। तो लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, ये बातचीत करने से भी तो अमेरिका कई बार नाखुश हो जाता है कि अरे हमारे दुश्मनों से क्यों बातचीत कर रहे हो। अगर जापान ने ये कर लिया है तो जापान के साथ वैसे भी चीज़ें बहुत अच्छी इस वक्त नहीं चल रही हैं कि जितने भी उनके एयर डिफेंस सिस्टम थे वो उठा करके मिडिल ईस्ट में रखवा दिए गए, मिडिल ईस्ट की सुरक्षा के लिए। लेकिन तकाइची पीएम अगर वहां पर बात कर रही हैं, कह रही हैं कि बातचीत के माध्यम से इसे सुलझाया जाए, लेकिन बातचीत आखिरकार कब? इंतजार तो सबको है। इसमें कोई शक नहीं कि बातचीत के द्वारा ही ये युद्ध समाप्त हो सकता है। अगर हम सोचते हैं लड़ने से, बम्बार्डमेंट से युद्ध समाप्त होता है, नहीं हो सकता है, ये तो कोई बात नहीं। जापान आज की तारीख में एंटी डीमाइनिंग करने की, मदद करने की, उससे पहले ही अपनी तरफ से मांग की थी कि हम अब डीमाइनिंग करने में आपकी मदद कर सकते हैं। जापान पूरा का पूरा इंपोर्ट तेल का करता है, और सारा का सारा तेल स्टेट ऑफ मलाक्का से ही जाता है जापान की ओर। चाइना तकरीबन 84% ऑयल स्टेट ऑफ मलाक्का से जाता है, यानी कि सारा का सारा तेल, चाहे अपने खाड़ी के देशों से हो, कहीं से भी हो, आना जाना उससे वहीं से जाना है, और चीन को देना है, जापान को देना है, साउथ कोरिया को देना है, बाकी देशों को देना है। तो इन सब देशों चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो इकोनॉमी है वो डगमगा ना जाए, क्योंकि अगर $126 हो गया बैरल, अगर वो $140 हो जाता है तो सबकी इकोनॉमी जो है वो डगमगाएंगे, क्योंकि सबकी जो जो डेट है वो बहुत ज्यादा है। जापान का भी अमेरिका के जैसे ही है, जितना उसकी इकोनॉमी है उतना ही उसका डेट है। तो जीडीपी को उसका देख लो, अगर उसका जीडीपी तकरीबन $5 ट्रिलियन है, तो डेट भी उसका तकरीबन $6 ट्रिलियन है। तो सबका डेट जो है जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल यह है, अमेरिका भी एक ऑनरेबल एग्जिट चाहता है। अमेरिका ने आज की तारीख में जिस तरीके से घेराबंदी की है, जिससे ईरान को असर पड़ रहा है, वही असर ईरान पे नहीं चीन पे भी पड़ रहा है, वही असर रूस पे भी पड़ रहा है। रूस बार बार चीन, पुतिन और ट्रंप के एक पर्सनल रिलेशनशिप है, जिसको वो एक दूसरे को शायद अब कन्विंस करना चाहते होंगे कि अगर ट्रंप ज्यादा करेंगे तो शायद खाड़ी के देशों में जो उनका अपना अमेरिका का आज की तारीख में वर्चस्व है वो कहीं सब्स्टिट्यूट ना हो जाए चीन के द्वारा या रूस के द्वारा। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी के लिए जो देते हैं 4.67% एनरिचमेंट, JCPOC क्या कहता है 3.67 एनरिचमेंट, और 3.67 एनरिचमेंट को वो लेकर के गए 67% एनरिचमेंट, और 440 किलोग्राम जो यूरेनियम है उसका आता पता नहीं है। तो ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं जरूर दाल में काला है। इस पूरी लड़ाई में कोई भी दूध का धुला नहीं है, ना अमेरिका दूध का धुला है, ना ईरान दूध का धुला है, ना ही बाकी देश इसमें कोई दूध के धुले हैं। लेकिन सब अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। There are no permanent friends, there are no permanent enemies, but there are permanent national interest। और वो नेशनल इंटरेस्ट है कि ईरान एक पुरानी सभ्यता है और उसके साथ बातचीत करने में हमेशा कुछ अच्छा तरीके से पेश आना चाहिए। अगर आप दादागिरी के साथ पेश आएंगे तो शायद ईरान को पसंद नहीं आएगा, और ईरान को चाहने वाले देश हैं उनको भी नहीं पसंद आएगा। आप देखिए जर्मन के चांसलर किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए अमेरिका भी जानता है कि उसकी स्थिति उतनी मजबूत डिप्लोमेटिकली नहीं है। कूटनीति में अमेरिका थोड़ा
मार खा रहा है, पर जहां तक लड़ाई का मामला है, जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का है, जहां तक नुकसान पहुंचाने की बात है, जरूर ईरान को नुकसान पहुंचाने में अमेरिका कामयाब हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए तो क्यों हाथ पांव मार रहे हैं, ईरान हाथ पांव इसलिए मार रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि 250 बिलियन डॉलर का नुकसान ईरान ने झेला है, जिसमें तकरीबन 1 लाख उनके घर बर्बाद हुए हैं, 8 लाख लोग घर बेघर इधर से उधर हुए हैं, उनका पूरा एयरफोर्स, उनका पूरा नेवी हुआ, उनकी लीडरशिप हुई, उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हुए, सब बर्बाद हुए। मतलब ईरान ने कोई कम नहीं झेला, उसके बावजूद भी जो शहादत का जो जज्बा है ईरान के अंदर, उसमें बिल्कुल सर, जो हम बातचीत कर रहे हैं उसी से जुड़ी हुई खबर आ रही है, वो जरा मैं साझा कर देती हूँ कि हॉर्मुज को लेकर के बी गालिबाफ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण आवश्यक है, ईरानी कंट्रोल से हमारे पड़ोसियों को फायदा पहुंचेगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो अब ऐसे में वो भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर यहाँ पर अमेरिका ने अपना डेरा इसी तरीके से जमा लिया, विंग कमांडर जो आप बात कह रहे थे, यही बात ईरान की तरफ से भी कही जा रही है कि अगर यहाँ पर अमेरिका ने अपना डेरा जमा लिया तो इससे सबसे ज्यादा पड़ोसी देशों को वहां पर बसे हुए नुकसान उठाना पड़ेगा, और यही बात बी गालिबाफ की तरफ से कही गई है। ईरान तो समझ रहा है, बाकी कंट्री कब इसको लेकर के कंडेम करेंगी? क्या अमेरिका से सच में, सुपर पावर से सच में बाकी देश डर रहे हैं, इसलिए इस बात को लेकर के कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे? मीनाक्षी जी, थोड़ी सी आपकी आवाज कट गई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ये बहुत ही जल्दी 10 से 12 दिन के अंदर में एक बड़ा फ्लैश पॉइंट होने जा रहा है। आप मेरा प्रेडिक्शन लिख लीजिए। बोलना चाहिए ना सर, ओमान यूएई चुपचाप क्यों बैठा हुआ है? मेडिटेरियन लाइन तो उनके लिए भी है, देखिए, तो उन्हें भी कुछ बोलना चाहिए। मीनाक्षी जी, वो बहुत छोटे फ्राइज हैं। जहां पर अमेरिका, चीन, रशिया बैकडोर डिप्लोमेसी इस लेवल पे चल रही है, वो बहुत ही छोटे फ्राइज, जो आपको बता रहा हूं डिप्लोमेसी क्या हो रही है। बजाय इसके बावजूद कि उन्होंने 31 मार्च को और 7 अप्रैल को रेगुलेशंस पास किए हैं, चीन की अभी हिम्मत नहीं हुई है कि वो अमेरिकी प्रॉपर्टीज शुरू करे, कोई सीधी टकराव की नीति अपनाए वो अमेरिका के साथ में, अभी तक नहीं किया है। इंडोर धमकी दे रहा है, जबकि ईरान के मंत्री ने वक्तव्य दिया है कि चीन ऐसा करेगा, उसने रेगुलेशन पास कर लिया है, लेकिन चीन की तरफ से एक भी वक्तव्य नहीं आया है। ये ईरानी मंत्री जाते हैं रूस में, बात करके आते हैं, और पुतिन साहब ट्रंप से बात करते हैं। ट्रंप बयान देते हैं कि मैंने पुतिन को बड़ा साफ कहा है कि आप अपने यूक्रेन तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। तो अभी जो है ये स्टैंड जो है बहुत ही स्टिफ हो गए हैं दोनों साइड से। अमेरिका ने बड़े अच्छे शब्दों में रूस को यह समझाया, आप पहले यूक्रेन का फ्रंट संभालिए। अभी कल ही यूक्रेन ने रूस के 4 बड़े रिफाइनरीज पर इतना बड़ा आक्रमण किया कि चारों रिफाइनरीज बंद हो गई हैं। तो रूस किस हद तक सामने आकर के टकराने की स्थिति में रहेगा, ये तो मैं समझता हूं कि वो इस स्थिति में अभी नहीं है। हाँ, रूस ये जरूर चाहेगा और चीन ये जरूर चाहेगा कि ईरान पर दबाव डाल के और कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी अमेरिका के साथ करके इसका क्योंकि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से कुछ होने वाला नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ मुश्किलात उनको ये आ रही है कि IRGC के जो लीडर्स हैं, जो अभी ईरान की सत्ता चला रहे हैं, वो रिलीजियसली बहुत ही रेडिकलाइज्ड है और वो आत्मघाती मोड में है। जैसे IRGC के कमांडर्स, उनको जल्दी कोई बातें समझाना बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम ये आ रही है, इसीलिए जब तक कि ईरान में IRGC की पकड़ कमजोर नहीं होगी, जब तक कि सत्ता परिवर्तन थोड़ा बहुत नहीं होगा, चाहे उसके लिए रूस दखल दे या चीन दखल दे, तब तक ये डेडलॉक बना रहेगा। हाँ। और मेरा उम्मीद है कि 10 से 12 दिन के अंदर में मीनाक्षी जी बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट होने जा रहा है। जी विनय सर, ये जो बार बार अमेरिका की तरफ से, रशिया की तरफ से दरअसल ये कहा जा रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच में वो मीडिएटर की भूमिका निभाने के लिए तैयार है, वो शांति वार्ता करवाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का फेल्योर तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन क्या इस बात पर कोई सहमति बन पाएगी कि हाँ ठीक है, रशिया आगे बढ़े, दोनों देशों के बीच में बातचीत करवा दे, क्योंकि ईरान से अच्छे संबंध है और अमेरिका से भी बहुत खराब नहीं कहे जा सकते अब तो? यह है कि रूस इस तरह के जो मीडिएशन पाकिस्तान जैसे कर रहा है उस तरह का बिल्कुल नहीं करेगा। बैकडोर डिप्लोमेसी चलेगी, क्योंकि एक तरह से लोग पूरी तरह से आश्वस्त है कि अमेरिका सिचुएशन हारने के बाद उसको मालूम नहीं है आगे क्या करना है, इसलिए जो है उसको भी एक कोई ऑनरेबल एग्जिट चाहिए वहां से।
ईरान के लिए, तो उसमें जो है रूस जो है और क्योंकि बड़ी शक्तियां देखिए कहते हैं दो गुंडों की जब होती है लड़ाई, पर जब एक मौका आता है एक दूसरे की मदद भी करते हैं, तो सिचुएशन कुछ ऐसे ही हो रही है। और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे जो है एक तरह से एक मतलब कि कुछ जैसे कि कहा आपके एक मेहमान ने कि वो जो कुछ 10-12 दिन के बाद जो है कोई बड़ा बड़ा धमाका अटैक सा कर होगा सकता है, हाँ। और मुझमें, और उसके बाद जो है मामला निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ लोग ये कह रहे हैं, एक तो है कि ट्रम्प का जो बिना कांग्रेस के इसके परमिशन के जो टाइम का निकल गया और 30 दिन उनके पास है उनको वापस फौजों को वापस बुलाने के लिए। हाँ। तो इसलिए वो जब वो 30 दिन का टाइम आ रहा है तो उसमें एक बड़ा धमाका होगा। उसके बाद चली जाएंगे ये अमेरिकी फोर्सेस वहां से, अगर कांग्रेस का वहां से सहमति नहीं मिली है जी। ऑपरेशन करने इस लड़ाई की। तो इसलिए जो है मेन थ्रस्ट वो ही है कि ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और बैकडोर डिप्लोमेसी काफी तेज चल रही है। बिल्कुल। और लगता है कि मतलब ये आज मैं सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले कमेंट्री कि एक बड़ा धमाका जरूर होगा, उसके बाद अमेरिका चला जाएगा वहां से। ठीक है अहमद मस्ती खान जी, लेकिन यहाँ पर पेशेंस खत्म किसका होगा, धैर्य किसका जवाब देगा, अमेरिका का या फिर ईरान का? अमेरिका कह रहा है कि हमने 42 जहाज यहाँ से नहीं जाने दिए हैं। ईरान कह रहा है कि आप हमें यहाँ पर रोक नहीं सकते हैं, आप हमें यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। जी, आपका शुक्रिया। देखें, एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं, सब में बड़ी चीज ये है कि जो जनरल आसिम मुनीर साहब जो मीडिएशन का चूरन बेच रहे थे इस्लामाबाद में, वो उनकी दुकानदारी खत्म हो गई। जनरल अपने डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस्लामाबाद वगैरह जाने की, हमें अगर कोई भी बात करना है हम फ़ोन पे करेंगे। तो उसकी जो दुकानदारी वो चमका रहे थे कि भाई किसी तरीके से अमेरिकन आ जाएं और हम इनको घसीट कर कुछ इनसे पैसे निकालेंगे, वो उनका मामला वहाँ पर ठप हो गया। ईरान ने भी देखे उनके तरफ एक तरीके से नो कॉन्फिडेंस बताई जब वो अरागजी साहब जो है ओमान गए और फिर जब वो मॉस्को गए। हालांकि अमेरिका से शुरू में ये कहा जा रहा था कि नहीं सिर्फ पाकिस्तान ही मीडिएशन करेगा, और मैं आपको साफ साफ कहूं वो इस वजह से कह रहा था कि ट्रंप साहब की जो है वहां पर क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से कुछ उनका लिंक है आसिम मुनीर के साथ, इस वजह से वो ये चीज कह रहे थे बार बार। लेकिन उनको नजर आया कि भाई ये आसिम मुनीर जो है ये दोगलापन बता रहा है, इसके वर्ड्स अभी इसको ट्रस्ट नहीं किया जा रहा है वॉशिंगटन डीसी में। मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा इसकी दुकानदारी खत्म हो गई। जहां तक रूस का सवाल है, देखिए रूस ने हमेशा गर्म पानियों के तरफ एक नजर रखा है। मैं आपसे अर्ज करूं 79 दिसंबर के महीने में जब सोवियत टैंक्स काबुल में आए थे, उस वक्त भी रूस का ख्याल था कि वो किसी न किसी तरीके से ग्वादर तक पहुंचे, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि हमारे बलोचों के तरफ से भी उनको हाँ नहीं मिली, इस वजह से वो नहीं आए थे। लेकिन रूस का वहाँ पर बहुत बड़ा इंटरेस्ट है उस इलाके में, और देखें रूस का हम बहुत फेवर में थे। हमारे हजारों स्टूडेंट बलोच रशिया ले गए थे, आपको मालूम है, पढ़ाने के लिए। हमारे हजारों लोग वहाँ पे पढ़े हैं रशिया के अंदर। तो हम जो है रशिया के लिए बड़ी एक खैरसगाली का जज्बा रखते हैं। तो मैं यही कहूंगा, और मुझे खुशी है कि ये जनरल आसिम मुनीर का जो दुकानदारी है वो अब बंद हो चुका है इस मामले में। जी ठीक है। इसी बीच एक खबर ये आ रही है कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है हॉर्मुज के लिए एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। ईरान हॉर्मुज की सुरक्षा पक्की करेगा, अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट से भगाएंगे। मुस्तफा खामनेई ने ये कह दिया है, यानी ईरान का ये पेशेंस यहाँ पर मेजर जनरल माथुर जवाब दे सकता है, और सीज फायर कौन तोड़ेगा वाला जो गेम था, अब वो कहीं ईरान ही तो नहीं तोड़ेगा। देखिए मेरा मीनाक्षी मेरा ये मानना है कि ईरान को भी पता है कि सीज फायर तोड़ने का मतलब क्या होता है। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसमें ईरान अमेरिका के सामने कहीं नहीं टिकता, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कोई भी कुछ भी कहता रहे, मैं आपको इसका उदाहरण दे सकता हूं। जितने भी दिन ये युद्ध चला था उतने दिनों में इजराइल ने
ईरान में कम से कम 12-15 हजार हवाई हमले किए, उनका एक भी जहाज ईरान जो है वो गिरा नहीं पाया। अमेरिका ने भी इतने लगभग 12-15 हजार हमले इन्होंने भी किए और 6-7 जहाज गिरे हैं, जिनमें से 4-5 उन्होंने अपने आप गिरा लिए हैं। तो ये बात आपको देखनी पड़ेगी कि पूरा कंट्रोल जो है, जहां तक फिजिकल काइनेटिक वॉर इज कंसर्न, पूरा अमेरिका बहुत ज्यादा उनसे एडवांस स्टेजेस में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका पैसा कितना खर्च हो रहा है, कितना किसको नुकसान हो रहा है, वो सब बातें बात की हैं। तो ये बात ईरान भी जानता है। ईरान को तकलीफ सिर्फ इसीलिए हो रही है, देखिए मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके ऊपर 22% आपका एनर्जी मूवमेंट डिपेंडेंट था, उसमें से बहुत सारे लोगों ने ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स ऑलरेडी कर लिए हैं। जो सऊदी अरब का तेल है वो किसी और रास्ते से, रेड सी के रास्ते से जाना शुरू हो गया है, फुजैरा से। तो कई उसकी जो डिपेंडेंस है वहां बहुत कम हो गई है। लेकिन जो ईरान पर असर है, ईरान का अभी भी वो पूरा का पूरा जो उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो स्टेट ऑफ 90% स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डिपेंडेंट है। सिर्फ एक चाबहार को आप छोड़ दें, जो कि हॉर्मुज के ईस्ट बाहर है वो पोर्ट, बाकी सारा ट्रेड, हर चीज, तेल ही की बात नहीं है, हर चीज है। स्टील का प्रोडक्शन उनका कमजोर हुआ है, ये बात मैं बता चुका हूं। देखिए, तो उससे आज क्या हो रहा है कि बाकी विश्व पे इसका दबाव थोड़ा, मैं कह रहा हूं दबाव का है नहीं, ये नहीं कह रहा हूं, कम हुआ है। लोगों ने अल्टरनेटिव रास्ते निकाल लिए हैं, लेकिन ईरान के पास कोई इससे बचने का तरीका नहीं है। इसीलिए वो ईरान, मुस्तफा खामनेई भी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इनको भगाएंगे। देखिए, ये बात मुस्तफा खामनेई को, आईआरजीसी को और ईरान को, तीनों को समझनी पड़ेगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक प्राकृतिक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल वाटरवे है। किसी को भी उसके ऊपर अधिकार करने का हक नहीं है, कंट्रोल करने का हक नहीं है। मीनाक्षी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया, आप देखें, अमेरिका से सारा यूरोप दूर होता जा रहा है, नाटो टूटने को तैयार है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात पर अभी यूरोपियन यूनियन ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि ईरान के ऊपर और सैंक्शंस लगाए जाएं ताकि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करे। किसी भी अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग पर आप इस प्रकार का बंधन नहीं लगा सकते, फुल स्टॉप। और अगर ये एक बार शुरू हो गया तो आप देखिएगा मीनाक्षी, दुनिया कहां जाएगी। स्टेट ऑफ मलाक्का आप देख लें, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, बाबल मानदेव, जितने भी जगह है, हर एक आदमी जो जहां चौक पॉइंट है, सुंडा स्ट्रेट, जो चौक पॉइंट है वहां पर वो हर एक अपनी दुकान खोल करके वहां बैठ जाएगा। ये कोई तरीका नहीं होता है। तो दो चीजों तो पे सर मुझे धीरे धीरे लगता है हर जगह बढ़ते भी जा रहे हैं, हर जगह इन्होंने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। मेजर जनरल संजय कुलकर्णी जी, मलक्का स्ट्रेट ये चले गए, यहाँ हॉर्मुज में तो ये वैसे भी नाकेबंदी करके बैठे हुए हैं, साउथ चाइना सी तक भी जाना चाहते हैं, जिब्राल्टर स्ट्रेट भी। तो ये हर जगह इस तरीके से फैल करके क्या चाह रहे हैं कि बस दुनिया में हर जगह सिर्फ अमेरिका का राज हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अमेरिका का यही काम रहा है कि जहां भी उनको संसाधन संपन्न क्षेत्र नजर आता है, वो चाहते हैं कि उस क्षेत्र पे कंट्रोल उसका हो जाए। वेनेजुएला में उन्होंने क्या किया। आज आप जो ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, ग्रीनलैंड क्यों चाहते हैं? हाँ। दुनिया की एक बहुत बहुत बड़ी समस्या पानी की है। ग्रीनलैंड में दुनिया का 10%, आप देखें, छोटा सा देश, यहाँ कितने कम लोग रहते हैं, वहां नेचुरल वाटर के रिसोर्सेज, हर वो जगह जहां पर अमेरिका को नेचुरल रिसोर्सेज नजर आ रहे हैं, जहां पर अमेरिका को ऐसी चीज नजर आ रही है जिससे कि वो वैश्विक व्यापार, वैश्विक अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर सकता है, वहां पर अमेरिका अपना। आपको लगता है कि अभी भी अमेरिका इसी तरीके से यहाँ पर डटा रहेगा, नहीं हटने वाला है, कुछ भी कर ले, मतलब एक दूसरे का दोनों पेशेंस चेक करके मारेंगे और दुनिया का सबसे ज्यादा बुरा करके? संजय कुलकर्णी सर। देखिएगा मीनाक्षी जी, इसलिए अमेरिका जो है अब जानता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान में बिल्कुल नामुमकिन है और वो रखना भी नहीं चाहेगा। ईरान की जो बंदिशें हैं वो ईरान अब समझने लगा है कि उसकी लिमिटेशंस क्या है, और अगर अमेरिका इस प्रकार से स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी करने के बाद अगर अपना जो मकसद है वो हल कर पा रहा है तो उसको बूट्स ऑन ग्राउंड रखने की जरूरत नहीं है। प्लस जरूर ये जानता है अमेरिका भी, इसके कारण पूरे विश्व में जो किल्लत हो रही है तेल की, गैस की, फर्टिलाइजर की, इसका ऑफकोर्स अमेरिका जिम्मेवार है। लेकिन वो सब बताना भी चाहता है ईरान को कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। अगर ईरान अपनी मनमानी नहीं कर सकता, हाँ, शब्द सरेंडर
गलत होगा कहना, क्योंकि एक पुरानी सभ्यता है और जो जज्बा है ईरान अंदर, वो उस जज्बे को गिराना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए अमेरिका जरूर ये चाहेगा कि कुछ भी हो जाए, न्यूक्लियर डील को लेकर के वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा, लेकिन स्टेट ऑफ होर्मुज को वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक ईरान ऑलमोस्ट एक ऑनरेबल, और आपने देख लिया जिस प्रकार से उनके फॉरेन मिनिस्टर इधर उधर जा रहे हैं, जिस प्रकार से बयानबाजी अब ईरान से हो रही है, जिस प्रकार से आप देखते हैं मध्यस्थता पुतिन कर रहे हैं, कई कुछ स्टेटमेंट चीन से आ रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि ईरान अब थोड़ी सी मुश्किल स्थिति में है। और बिल्कुल ठीक, मुझे लगता है मैक्सिमम 3 हफ्ते में ईरान को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी पूरे विश्व भर में, क्योंकि हमारे पास भी तकरीबन 30-40 दिन का रिजर्व है, चीन के पास तकरीबन 61 दिन का रिजर्व है, बाकी ऑफकोर्स अमेरिका तो 5 मिलियन बैरल पर डे निर्यात करता है, तो उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। इसके बावजूद भी आप देखते हैं कि अमेरिका के अंदर तेल के भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन ईरान के ऊपर अब जब हमला हुआ है, ईरान की जो प्रॉक्सीज है उनको पूरे के ऊपर तो छूट दे रखी है, उनके ऊपर काबू पाने ईरान के साथ तो प्रॉक्सी बहुत टिक करके, स्टिक होकर के खड़े हुए हैं, चिपक करके खड़े हुए हैं। लेकिन विंग कमांडर सर, ये अमेरिका के साथ नेटो क्यों नहीं खड़ा हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज क्यों नहीं खड़ी हुई है, बल्कि नेटो को लेकर के वो तमाम बातचीत कहते रहते हैं, छोड़ देंगे, चले जाएंगे, आधा हो जाएगा नेटो, कागजी शेर है, ये क्यों साथ नहीं आ पाए? मीनाक्षी जी देखिए, ये नेटो के साथ जो तल्खी हुई है ये ट्रंप का किया कराया है। ये यूक्रेन वॉर पर जब मीडिएशन अमेरिका कर रहा था उसी समय इसकी शुरुआत हुई थी, और उस समय ट्रंप ने धुतकार करके नेटो को अपने से बाहर निकाला था। ट्रंप के पॉइंट्स बड़े सही थे कि नाटो जो है वो अमेरिकी बजट पर पल बढ़ाता पोस रहा था और कोई खर्चा अपना ज्यादा कर नहीं रहा था। वो तो बिजनेसमैन को ये समझ में नहीं आया कि भाई नाटो के लिए मैं इतना खर्चा 70% बजट मैं डिफेंस का क्यों दूं, उनको भी खर्च करनी चाहिए। लेकिन ट्रंप का जो बात करने का लहजा है ये बहुत ही गंदा है, और इसके कारण से उन्होंने सभी नेटो देशों को दुत्कार करके अपने से अलग कर लिया, और अभी तुरंत उनको ईरान के मौके पर उसकी जरूरत आई तो अब उन्होंने अपने ठंडे कोल्ड शोल्डर कर दिया इनके ऑपरेशन ये ऑप्शंस को। तो ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन एक और बात, 2-3 बातें बड़ी जल्दी जल्दी कहना चाहूंगा मीनाक्षी जी। मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक क्यों बयान नहीं दिया है। 175 देश उसके मेंबर्स हैं, लंदन में उसका हेडक्वार्टर है। इस तरह से इंटरनेशनल मैरीटाइम स्टेट्स में अगर देशों की दखलंदाजी बढ़ने लगेगी तो विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व जो मैरीटाइम ट्रेड व्यवस्था है वो कहां जाएगी। इंडोनेशिया भी अब सोचने लगा है कि वो स्टेट ऑफ मलक्का में वो टैक्स वसूलेगा। सभी देश इस तरह से हस्तक्षेप करेंगे। कल भारत अगर बैठ के डिस्ट्रप्शन करने लगे अंडमान निकोबार से कि स्टेट ऑफ मलक्का से जितने जहाज जाएंगे उनकी मैं घेराबंदी करूंगा, उनसे मैं टैक्स वसूलूंगा। पूरे विश्व प्लान तो वही है सर, धीरे धीरे किसी तरीके से वहां पर वो आगे बढ़ते जाएं। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और खबरों में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्वास्थ्य की तरफ मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इनसाइड प्लेटफॉर्म पर लाइव है।